दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप लोग जानते हैं ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है और यहाँ बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक कंप्लीट कवरेज आपको मिलता है। चीज़ें तो रेगुलर मैं आपको प्रत्येक दिन यहाँ पर पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आज वाले क्लास में जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उसका मैं थोड़ा बहुत कुछ प्रश्नों का यहाँ टेस्ट लेने वाला हूँ और ये सभी प्रश्न वैसे होंगे जो ये संभावना रखती है कि एग्जाम में यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जो आप यहाँ क्लास को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उसको देखने का, समझने का, या फिर यूं बोल लीजिए उसके परीक्षण को लेकर, मतलब आप समझिए कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ये चीजें यहाँ पर आपकी तैयारी का आकलन करेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले पिछले क्लास में एक जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि विधायकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण देने तथा शासन में एआई का उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार एआई मिशन के गठन को मंत्रिमंडल ने या फिर बिहार कैबिनेट ने किस तिथि को मंजूरी दिया है। आधिकारिक रूप से यह मंजूरी 6 मई 2026 को अभी हाल ही में दिया गया। तो विकल्प नंबर बी यहां इस प्रश्न का राइट आंसर था। हालांकि बिहार एआई मिशन को लेकर कंप्लीट जानकारी इस सीरीज में मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन बीपीएससी मेंस वाले कोर्स में जो एप्लीकेशन पे संचालित हो रही है एक टॉपिक के रूप में, वहां इससे टॉपिक को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। अब दोस्तों आज जो आपका है ये मॉक टेस्ट है। अच्छा, मॉक टेस्ट होता क्या है समझ लीजिए। एक प्रकार से परीक्षा से पहले परीक्षा जैसी अनुभव, या फिर ऐसे बोल लीजिए युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी को परखना कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, जो आपको बिल्कुल रियल एग्जाम जैसे फील देगा। हम टेस्ट की शुरुआत करें उससे पहले 10 से 15 सेकंड आपका समय लेंगे। एक अपडेटेड जानकारी है जो आप सभी को दे दूं। दरअसल यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये एक पीडीएफ है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, और आपको ये ध्यान रखना जो आपको दिख रहा है जनवरी 2025 यानी कि पिछले साल का जनवरी महीने से अब तक का मई 2000 का ये कंप्लीट संग्रह है। तकरीबन 600 से अधिक प्रश्नों को मतलब आप इसमें देखेंगे और सभी प्रश्नों का डिटेल में संग्रह होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लोग एप्लीकेशन पे यानी कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर कोर्स लिए हुए हैं करंट अफेयर्स वाला या फिर बीपीएससी वाला, तो वहाँ आपके कोर्स में ये पीडीएफ ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है, इसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने अभ्यर्थी यहाँ पहली बार इसको देख रहे हैं आप लोग जाके ले लीजिए। कल ही ये रिलीज हुआ है या फिर बोल लीजिए परसों शाम को ये रिलीज हुआ है, तो तब से अब तक बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी इसको डाउनलोड कीजिए। आप कोर्स नहीं ले सकते तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप एप्लीकेशन पे ईबुक और पीडीएफ वाले सेक्शन से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर bpscmaker.com जो हमारा वेबसाइट है वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहां पर यह है कि ये तो जनवरी 2025 से मई 2026 तक का है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपको 2026 का चाहिए पिछले 5 महीने का संग्रह, हालांकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिस भी माध्यम में आपको चाहिए। अंग्रेजी वाले पीडीएफ में 95 पेज है, जबकि हिंदी वाले पीडीएफ में 86 यानी कि 86 पेज है, और ये केवल 49 रुपये में मिल जाएगा। सूचना समाप्त हुई। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग इसको ले लीजिएगा। कौन सा एप्लीकेशन? तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप। चलिए फाइनली हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कुछ समय यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको यहाँ देना है और हूबहू एग्जाम वाली फील लेना है। समझना कि ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हैं और बेसिकली ये संभावना भी है। आप प्रश्न को देखेंगे तो समझ पाएंगे। पहला प्रश्न आपके बीच है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर यहाँ शॉर्ट में जो ब्रैकेट में लिखा गया AB यानी कि आयुष्मान भारत, PM मतलब प्रधानमंत्री, JAY मतलब जय का अर्थ हुआ जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है ना, ये पूछा गया है। अब यहाँ इसको देखिए, यहाँ आपको देखते हुए इसे हल करना है। कथन वाले प्रश्न थोड़ा सा आपका समय लेंगे, लेकिन मैं आपको पुनः ये याद दिला दूं ऐसे प्रश्न आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, और एग्जामिनर तो अब यही चाहता है कि ऐसे कठिन स्तर के प्रश्न आपको दे ताकि आप छोटे छोटे पॉइंट में गलती करो, है ना। ये कंपटीशन पहले की तुलना में टफ हुआ है। अब यहाँ इसको देखिए, 3 कथन है। पहला कथन आपके बीच ये कहता है कि पश्चिम बंगाल जून 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के 36।
तो ये ओवरऑल 36वां क्षेत्र बना है। आपको क्या लगता है? देखिए, दूसरा कथन यहां पर है, पश्चिम बंगाल के शामिल होने के साथ ही योजना का 100% राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन हो चुका है। मतलब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह लागू हुआ है, ये दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा कथन यहां पर यह है कि पश्चिम बंगाल से पहले दिल्ली 34वां और उड़ीसा 35वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश था जिसने इस योजना को लागू किया था। उम्मीद है कि यहां आपने इस प्रश्न को हल किया है, और मैं आपको बता दूं 10 प्रश्न इस वीडियो में है। 10 प्रश्न अपने आप में एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक प्रश्न में 10 अंक आपको मिलेंगे अगर आप इसे सही से हल करेंगे तो। अब मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप अच्छे से हल कर लिए हैं। इस प्रश्न में कथन 1 और कथन 2 सही है, लेकिन कथन 3 जो है ये असत्य है, क्योंकि दिल्ली के बारे में कहा गया ये 34वां नहीं, दिल्ली 35वां, 34वां है उड़ीसा जो इसको अपनाया था या फिर इसको लागू किया था। तो कथन 1 और 2 केवल सत्य है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर ए में है। अब यहां इसके बारे में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कुछ समय पहले जब ये दिल्ली और उड़ीसा में लागू हुआ था तब भी हमने चर्चा किया था कि केवल पश्चिम बंगाल बचा है, लेकिन पश्चिम बंगाल जब यहाँ पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, ऐसे में यहाँ पर भी ये योजना लागू हो चुका है। दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिए, मनरेगा योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, लेकिन मनरेगा को लेकर भी जानकारी जल्द ही आ जाएगी। चूंकि भाजपा की सरकार यहाँ बनी है, कुछ कारणों से मनरेगा को लेकर वहाँ कुछ फ्रॉड हुआ था, जिस वजह से बहुत सारी चीजें देखने को मिला, प्रतिबंध लगाया गया, फंड रोक दिया गया, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बतलाया हुआ है। फिलहाल यहां पर 36वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का नाम आपको दिखेगा, लेकिन यहां ये जरूर ध्यान रखिए जो कथन यहां हमारा औसत्य था, कथन 3, इसमें आपको बता दूं उड़ीसा 34वां, दिल्ली 35वां बना था, है ना, इस योजना को लागू करने वाला। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत रांची से 23 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, है ना। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात यहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हुई है तो आरोग्य शब्द का इस्तेमाल कीजिए। आरोग्य शब्द अगर आपके दिमाग में है तो एक चीज आप याद कीजिए, आरोग्य वन नामक एक पहल हमने आपको पढ़ाया हुआ है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। बेसिकली जो हाईवे हैं, आप लोग जानते हैं, अगर हाईवे में सफर करते हैं तो खाली जगह जो साइड में होती है वहां पर औषधीय पौधे लगाने को लेकर ये एक पहल है। औषधीय पौधे इन द सेंस की जैसे जामुन का पेड़ हो गया, आंवला का हो गया, नीम का हो गया, बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे होते हैं इसको लगाने को लेकर, है ना। तो ये चीजें हमने इसमें अच्छे से आपको पढ़ाया था। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2025 के अंतर्गत सम्मानित सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों में शामिल बिहार का एकमात्र टेलकप पंचायत निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? टेलकप पंचायत। चलिए, मुझे उम्मीद है कि प्रश्न को देखते ही आप यहां इसे हल कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है रोहतास। अगर आप रोहतास टिक किए हैं तो 10 अंक पुनः यहां आपको मिलते हैं। अब यहां देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार जो है ये आपको कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि 2 कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है। एक तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, दूसरा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। अभी आपको ये बतला दें कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 34 और वहीं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 8 पंचायत, ओवरऑल 42 पंचायतों को 3 जून 2026 को सम्मानित किया गया है। इस 42 पंचायत में से बिहार का एकमात्र रोहतास जिले का टेलकप पंचायत का चयन हुआ है। अब इसको थोड़ा सा इस वाले स्लाइड में देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ हमने जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए 2 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन ये दोनों कैटेगरी में भी कई सारी कैटेगरी है। जैसे अगर आप देखेंगे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में यहाँ हमने हाईलाइट किया है टेलकप पंचायत जो रोहतास का है, तो इसे किस कैटेगरी में मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कैटेगरी में। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अगले प्रश्न पे आइए, थोड़ा सा कठिन आपको दिखेगा लेकिन घबराइए मत दोस्तों, ऐसे ही सवाल आपके सिलेक्शन का निर्धारण करेगा। कंपटीशन टफ हो चुका है एकदम, एक प्रकार से यहाँ पर पूरी ऊर्जा के साथ इसे हल कीजिए। समझिए कि अगर ऐसे 10 भी प्रश्न आ गए एग्जाम में तो वहाँ अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी तो आपका बल्ले बल्ले है। तीसरा कथन है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25 के संदर्भ में बिहार से चयनित कलाकारों के बारे में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए।
एक बार जब ऐसे प्रश्नों को हल करने का आपको आदत पकड़ लेगा तो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपके समक्ष होते हैं ऐसे प्रश्नों में, और वो चीज़ें थोड़ी अंदर की बात है। जैसे यहाँ अगर मान लीजिए मुझे 2 मिलान आता है तो थोड़ा कंक्लूजन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हिंट यहाँ पर आपको मिलता है। तो यहाँ हमें ये निर्धारित करना कौन सा युग्म सही है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25 को लेकर हम जानकारी आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। यहाँ इस प्रश्न को हल कीजिए मेरे साथ। देखिए, महेंद्र राम, जो कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है लोक संगीत कैटेगरी में, ये मिलान बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। सुरेश कुमार हज्जू, इनके बारे में यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अभिनय कैटेगरी में इनका चुनाव हुआ है, ये भी सत्य है। शिव नारायण झा उर्फ कुणाल, जो मधुबनी के हैं, रंगमंच या फिर थिएटर डायरेक्शन में इनका चुनाव हुआ, ये भी सत्य है। वहीं यहां पर आप देखेंगे, अच्छा ये 3 जो नाम है ना यहां पर जो आपने देखा, ये तीनों नाम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत, ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए हुआ है। लेकिन वहीं दूसरा आप देखेंगे 4 और 5 में जो है, ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए हुआ है, जो 40 वर्ष या फिर उससे कम आयु के कलाकारों को बेसिकली सम्मान दिया जाता है। तो मनीषा श्रीवास्तव, यहां पर मिलान दिया गया है लोक नृत्य, नहीं लोक नृत्य कैटेगरी में इनका चुनाव नहीं हुआ है, लोक संगीत में हुआ है। तो ये कथन जो है, मतलब जो मिलान है ये वाला 4 नंबर वाला, ये असत्य है। अब वही रोहित चंद्र जो पटना के हैं, युवा रंगकर्मी कैटेगरी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, तो ये कथन हालांकि सत्य है। मतलब यहां पर केवल 4 असत्य है, बल्कि दूसरी ओर 1, 2, 3 और 5, ये कौन से विकल्प में है, ये सी में, ये यहां पर सत्य होता है। तो अगर आपने सी को टिक किया है तो पुनः से 10 अंक यहां आपको मिल जाते हैं, है ना, ये करेक्ट आंसर है। अब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में डिटेल में जानकारी आपके बीच हमने रखा है। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्ष 2024-25 के लिए पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें 3 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं। तीनों कैटेगरी में कितने कितने पुरस्कारों को लेकर घोषणा हुई है, ये आपको याद रखना है। वही दूसरी ओर बिहार के कितने कलाकारों का इसमें चयन हुआ है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, मतलब इस पुरस्कार कैटेगरी में बिहार के 3 कलाकार, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कैटेगरी में बिहार के 2 कलाकारों का चयन हुआ है। और ये चीजें क्लियर रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये टॉपिक अच्छे से यहाँ आपका कवर हो जाता है। मैं यहाँ पर इसे स्किप करते हुए सीधे चलता हूँ अगले प्रश्न पे। अगले सवाल पर आइए। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई है। बताएं कि वह पटना उच्च न्यायालय की कौन सी मुख्य न्यायाधीश बनी है। ओवरऑल ये पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि इसको आपने हल किया है। विकल्प नंबर डी 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है, और अगर आपने इसे हल किया तो 10 अंक पुनः आपको यहाँ पर मिलते हैं, है ना। चलिए काउंट करते रहिए। और बात हम पटना हाईकोर्ट की करें, पटना उच्च न्यायालय की करें, तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपके बीच हमने रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से क्रम की न्यायाधीश बनी है। पहले तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, मीनाक्षी मदन रॉय, जो सिक्किम से बिलोंग करती है और सिक्किम से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला न्यायाधीश है। और उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो 47वें मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू का स्थान लिया है, जो बिहार के मौजूदा राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन। उन्होंने इन्हें पद की जो गोपनीयता की जो शपथ है वो दिलाया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ओर पटना हाईकोर्ट की बात करें तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई है ना, आप लोग जानते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पटना हाईकोर्ट की चूंकि बात हो रही है तो एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर भी हालांकि हमने लिखा था, यहां पर देखिए, यहाँ ये शब्द लिखा गया कि पटना उच्च न्यायालय की 48वीं व पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश। ओवरऑल तो 48वीं मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन महिला मुख्य न्यायाधीश की दृष्टिकोण से ये दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। पहली रेखा मनहर लाल दोषित, जो 2010 में बनी थी। दूसरा नाम महिला मुख्य न्यायाधीश में आपको दिखेगा मीनाक्षी मदन राय का। लेकिन दोस्तों सवाल अब ऐसे भी एग्जाम में अराइज होंगे, क्योंकि ये खबरों में है, तो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ, जो वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ये तो रही बात यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। हालांकि संभावना है 2027 में इस पद पर पहली महिला देखने को मिल सकता है। हम आगे बढ़े, एक और जानकारी हम आपको
दे दें, भारतीय न्यायिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब 4 राज्यों में जो एक प्रकार से हाई कोर्ट है, जिसमें कि पटना, गुजरात, मेघालय और आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है, यहां इन चारों जगहों में यह संयोग है कि ये 4 जगह में एक साथ महिला मुख्य न्यायाधीश कार्यरत हैं। और नियुक्ति इसमें आप देखेंगे ना तो 3 नियुक्ति वो 2026 में हुई है, एक यही 2023 में हुई है सुनीता अग्रवाल जो गुजरात हाई कोर्ट में है। तो ये आपको ध्यान रखना इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। क्लियर है? चलिए हम यहां अब चलते हैं अगले सवाल पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई प्रोजेक्ट गंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्चुअली प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, अब आप इसे हल कीजिए कि कौन सा कथन यहां सही है। देखिए, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है ये सत्य है। दूसरा कथन है कि गंगा का जो पूर्ण रूप है यह है गवर्नमेंट असिस्ट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये भी कथन यहाँ बिल्कुल 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 सत्य है ना। ये आप लोग डिसाइड कीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा 2-3 सेकंड आपको टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग भी इसे, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, मतलब जो कथन है इस बीच आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलता है, तो हल कीजिए, तभी तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ना। अगला कथन देखिएगा, यह परियोजना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। क्या लगता है आपको, क्या होगा ये? देखिए, रक्षा मंत्रालय से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये असत्य है। कथन 1 और 2 बिल्कुल सत्य है, विकल्प नंबर ए में है। अगर आपने इसे हल किया है तो 10 अंक यहाँ पुनः आपको मिलते हैं। प्रोजेक्ट गंगा के बारे में जो मैंने आपको बोला, शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रकार से पहल है। और गंगा का जो पूरा नाम है वो गवर्नमेंट असिस्ट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इतना यहाँ पर फिलहाल इनिशियल स्टेज में जो जानकारी है वो आपके समक्ष हमने रखा है। अगला प्रश्न, मेवेन जो एक मिशन है, मेवेन का संबंध या फिर हाल ही में खबरों में रहा मेवेन के संदर्भ या फिर मेवेन का संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सत्य है। देखिए, मेवेन मिशन का जो प्रक्षेपण है ये वर्ष 2013 में किया गया था। अभी हम इसको लेकर चर्चाएं करेंगे। फिलहाल कथन 1 है, मतलब ये कह रहा है कि इसका प्रक्षेपण 2013 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना था। अच्छा, ये दोनों कथन यहाँ बिल्कुल सत्य है। ये आपको ध्यान रखना, मंगल ग्रह से संबंधित एक मिशन था। तीसरा कथन देखिएगा, यह भारत के इसरो द्वारा संचालित मंगल मिशन था। नहीं, ये इसरो का नहीं बल्कि नासा से संबंधित था, तो ये कथन असत्य है। केवल 1 और 2 सही है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर ए में है। दोस्तों, मेवेन मिशन को लेकर जो की पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें जो पूरा नाम है मेवेन का, ये इसका जो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन, है ना। ये इसका पूरा जो फुल फॉर्म आप बोल लीजिए। इसकी अगर हम प्रक्षेपण की बात करें तो वर्ष 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन इन दिनों खबरों में इसलिए है क्योंकि दिसंबर 2025 में इससे संपर्क टूटा था, जिसके बाद नासा ने एक अंतरिक्ष नहीं बल्कि एक समीक्षा समिति, अच्छा यहाँ पर हमने लिखा भी, इसको देख लीजिए, समीक्षा समिति का गठन किया था, जिसके बाद समीक्षा समिति ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इससे पुनः से मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं संपर्क स्थापित करना वो थोड़ा मुश्किल है, वो असंभव है, मतलब उसे सक्रिय नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में अभी आधिकारिक रूप से इस मिशन के समाप्ति की घोषणा नासा ने कर दिया है, जिसके बाद ये मेवेन मिशन खबरों में आया है। और इसी तरह की जानकारी, चूंकि ये 2013 में लॉन्च हुआ था, अब ये खबरों में है। इसी प्रकार से आर्टेमिस को लेकर भी सवाल एग्जाम में बने हैं, एक बार इसको ध्यान रखिएगा, है ना। आपको मैं कई बार ये चीजें बोल चुका हूं। अब बात यहां 2013 की हो रही है और मंगल ग्रह की हो रही है और अंतरिक्ष की बात हो रही है, तो ऐसे में मिशन मंगलयान तो आपको जरूर याद होगा दोस्तों, है ना। 5 नवंबर 2013 को मिशन मंगलयान को, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे शॉर्ट में मॉम भी कहा जाता है, इसे लॉन्च किया गया था। और इसको लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन जो इनिशियल स्टेज में यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो खबरों में रहा था, वो सभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समक्ष हमने रखा है। लेकिन मे भी शायद आप ये वाला टर्म या फिर ये वाला पॉइंट नहीं जानते होंगे, तो आज जान लीजिए। अक्टूबर 2022 में इस मिशन की समाप्ति की घोषणा इसरो ने किया था, है ना। इतना क्लियर है यहाँ पर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, लेकिन एक बात आपको यह भी याद दिला दें कि यही वो कोर्स है,
गोल्ड कोर्स इसका नाम हमने दिया है। करंट अफेयर्स का ऐसा कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस को लेकर मटेरियल आपको मिलता है। बीपीएससी, यूपीएससी और जेपीएससी को लेकर करंट अफेयर्स की तैयारी यहां से अच्छे से आपकी हो जाएगी। इस कोर्स में प्रीलिम्स का जो अतिरिक्त एक कोर्स चलता है विजेता बैच, वो आपको निःशुल्क मिलता है और कोर्स की वैलिडिटी भी अधिक है 2 वर्षों की। और इस क्लास में, इस कोर्स में हमने ये मेवेन मिशन को लेकर टॉपिक अच्छे से आपको समझाया है, प्लस इस पर आधारित एक प्रश्न भी हमने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। चलिए अगला सवाल है 39वें राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स 2027 का जो 39वां एडिशन है, ये किस राज्य में किया जाएगा, मतलब आयोजन जो पहली बार इस प्रतिष्ठित बहु खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। एक लल्लन टॉप सा सवाल है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। राइट आंसर होगा मेघालय। अच्छा, आपको याद है 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित हुआ होगा, मतलब हुआ था गुजरात में। अभी इस टॉपिक पर हम आएंगे, लेकिन मेघालय अपने अगर इसे टिक किया सही से तो 10 अंक पुनः आपको यहां मिलता है। काउंट करते रहिए। अब यहां पर देखिए 39वें राष्ट्रीय खेल को लेकर आपको यह ध्यान रखना, पहली बार मेघालय इसकी मेजबानी करेगा। अब यह 36वें से लेकर 39वें तक की जानकारी है। मैं आपको याद दिला दूं कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था 2022 में गुजरात में हुआ था और इस प्रतियोगिता में, इस एडिशन में बिहार ने केवल 1 पदक जीता था और दोस्तों वो पदक था कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुआ। अच्छा, प्लस यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए इस प्रतियोगिता में शुभंकर क्या है, यहाँ देखिए लिखा हमने सावज, फिर उसका 37वां में मोगा था। 2025 में 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में जो आयोजित हुआ, यहाँ पे बिहार का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा था। अभी मैं आपको दिखलाऊंगा, इसका शुभंकर था मौली। वहीं दूसरी ओर चले आइए 39वां राष्ट्रीय खेल को लेकर अभी बस ये सामने आया है कि मेघालय में इसका आयोजन होगा। शुभंकर अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ फिलहाल 39वें के अतिरिक्त 38वां आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है, कब आयोजन हुआ, कहां इसका आयोजन हुआ, इसमें आपको एक टैग लाइन जो प्रतियोगिता का है वो आपको ध्यान रखना, संकल्प से शिखर तक। इसका शुभंकर था मौली और सर्वश्रेष्ठ टीम जो निकल कर आया, मतलब सबसे अधिक पदक जीता, सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। और जो भी टीम इस खेल में, नेशनल गेम्स में शीर्ष पर रहती है, उस टीम को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है ना, ध्यान रखिएगा। और ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली था। मोनाल जो एक पक्षी है उसी से ये प्रेरित है, जो उत्तराखंड की राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के निकट स्थित चुमूर गांव को हाल ही में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत देश का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव विकसित किए जाने की घोषणा हुई है। और यह गांव कहां स्थित है? मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। ये गांव है लद्दाख में, विकल्प नंबर ए। और अगर आपने यहां पर इस प्रश्न को सही से हल किया है तो 10 अंक पुनः आपको मिलते हैं। लद्दाख इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों आते हैं अगले 9वें नंबर सवाल पे। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे शांतिपूर्ण देश बना है। लगातार ये 19वां वर्ष है। क्या लगता है आपको, ये डिसाइड कीजिए। दूसरा कथन है कि रसिया पहली बार सूचकांक में सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में अंतिम स्थान पर पहुंचा है। तो यहां देखने का प्रयास कीजिए कि ये कथन सत्य है और ये भी सत्य है। तीसरा कथन देखिए कि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। जी नहीं, भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वह शीर्ष, अच्छा यहां आगे लिखा गया कि वह शीर्ष 100 देशों में शामिल हो गया। नहीं, यहीं पर तो यह गलत है और वैसे भी 100 शीर्ष देशों में नहीं है। तो कथन जो 3 है वो असत्य है। विकल्प नंबर ए यहां सही हो जाएगा। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में यहां जानकारी में आप देखेंगे वो तमाम चीज़ों को लेकर पहले स्थान पर आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर स्लोवेनिया और इसी प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन जो चौंकाने वाला इसमें डेटा है वो आपको ये ध्यान रखना है कि सूचकांक में रसिया पहली बार सबसे निचले पायदान पर है, मतलब 163 देशों की सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। और सेकंड लास्ट में है सूडान, उससे थोड़ा ऊपर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर उसके ऊपर यूक्रेन और उससे हल्का सा ऊपर है, मतलब एक पायदान ऊपर इजराइल। ये चीजें यहाँ ध्यान रखिए। भारत की स्थिति 127वीं है 163 देशों की सूची में। क्लियर है?
अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में 14वें दलाई लामा, 14वें दलाई लामा यानी हम बात कर रहे हैं तेंजिंग ग्यात्सो की, उनका मूल नाम है ये, है ना। तो 14वें दलाई लामा को उनके स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए किस श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी हम आपको चीजें दिखलाएंगे, लेकिन यहाँ ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। तो विकल्प नंबर डी, आई होप कि आप यहाँ पर डी को टिक किया है और पुनः अगर आप यहाँ सही किए हैं तो 10 अंक आपको मिलते हैं, है ना। आइए यहाँ ग्रैमी पुरस्कार को लेकर वही सारी जानकारी है, किस एल्बम को लेकर उन्हें मिला है। एक स्पोकन वर्ड एल्बम है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में, है ना। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार 2026 68वां एडिशन था और इसको लेकर तमाम जानकारी आपके बीच हमने रखा है। वीडियो को पॉज करके इसको देखिए, समझिए, मुझे संभावना प्रतीत होती है कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब ये जो पीडीएफ हमने आपको दिखलाया था इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस इसका एक और वर्जन जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 को कवर करते हुए मई 2026 तक का ये संग्रह आपको मिलेगा केवल 79 रुपये में। लेकिन जो लोग कोर्स लिए हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी वाला ये वाला और विजेता बैच ये, और आप चाहें तो इसमें भी, क्योंकि इसमें भी प्रीलिम्स का मटेरियल मिल रहा है, तो सभी कोर्स में आपको एक सेक्शन के रूप में इंपॉर्टेंट नोट्स करके एक सेक्शन बनाते वहां पर ऐड किया गया है। और ये रहा आज के क्लास का प्रश्न, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।